हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। पुनः स्वागत है आप सबका। मैं हूं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा आर्ट्स क्लासेस का यूट्यूब वीडियो चैनल। हमेशा की तरह आज भी हम लाए हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियोज। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हाँ तो छात्रों, आज हम लोगों को ज्योग्राफी पढ़ना है। आज बुधवार का दिन है, तारीख है 29/4/2020। शर्मा आर्ट्स क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत है। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है प्रवास, कारण और परिणाम। ज्योग्राफी का जो 2 किताब पढ़ना है, उसमें हम लोग जो पहला किताब पढ़ रहे हैं उस किताब का नाम है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इसका दूसरा चैप्टर प्रवास, कारण और परिणाम है। पहला चैप्टर जनसंख्या के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, उसमें घनत्व, वितरण, जनसंख्या के कारण, परिणाम, जनसंख्या कैसे बढ़ता है, यानी जनसंख्या के से संबंधित सारी चीज़ों को हमने पिछले क्लास में कवर किया था, जिसका वीडियो यूट्यूब पर डाला गया है, उसे आप चाहें तो देख सकते हैं। आज हम लोग पहला चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रवास, कारण और परिणाम के बारे में। सबसे पहले छात्रों चर्चा करते हैं प्रवास क्या है। प्रवास का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं प्रवास। बाद में इसके कारण, परिणाम, इससे संबंधित अन्य चीज़ों को भी हम जानेंगे। चलिए आज की जो चैप्टर है, आज हम अपना चैप्टर एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। राम बाबू की कहानी है। राम बाबू नाम का एक व्यक्ति बिहार के भोजपुर जिला का रहने वाला व्यक्ति है। वह अपनी पढ़ाई लिखाई 12 वर्ष की आयु तक अपने घर पर ही पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद वह उच्चतर शिक्षा के लिए वह गांव से दूर चला गया। उसके बाद में वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह इंजीनियरिंग की तैयारी किया। इंजीनियरिंग क्वालिफाई करने के बाद उसकी नौकरी लग गई सिंदरी लगी। वहाँ कुछ दिनों तक काम किया। उसके बाद फिर उसके काम को अच्छा देखते हुए उसकी नौकरी भिलाई, छत्तीसगढ़ स्थित इस्पात जो कारखाना है भिलाई, वहाँ उसकी नौकरी लग गई। भिलाई में रहते हुए राम बाबू ने 31 वर्ष तक कार्य किया और अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों का निर्वहन किया। 31 वर्ष की अवधि में वह वहाँ रहते हुए उसने सारे कार्य किए, लेकिन इस अवधि में उसका घर छूट गया, उसके माता पिता छूट गए, गांव छूट गया। वहाँ रहते हुए उन्हें 3 संतान प्राप्त हुई, है ना। उसमें एक लड़का जो कि दिल्ली में नौकरी कर रहा है, अच्छी कंपनी में पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद। दूसरा लड़का सूरत में जाकर बस गया, जहां उसे अच्छी नौकरी प्राप्त हो चुकी है। और तीसरी संतान लड़की थी जो कि बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से बुलावा आया और वो अमेरिका जाकर के अपना सेवा प्रदान करने लगी। तो अब देखना ये है कि राम बाबू बिहार के भोजपुर से निकला, सिंदरी होता हुआ भिलाई पहुंचा। उसके बेटे एक कलकत्ता पहुंचा, एक दिल्ली पहुंचा, सूरत भी पहुंचा बाद में, और एक लड़की जो थी अमेरिका पहुंची। उसके अभी दादा परदादा, उसके माता पिता अशिक्षित हैं, जो कि गांव में ही भोजपुर रहते हैं। गांव में कृषि कार्य ही उनका मुख्य पेशा था, लेकिन वो विशेष कार्यों के लिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए गांव छोड़ करके उन्हें शहर जाना पड़ा। और शहर जाने के बाद उसके जो बाल बचे हुए, वो भी उस जगह को छोड़ के किसी और दूसरे तीसरे जगह चले गए। तो ये कहानी राम बाबू की ही नहीं है छात्रों, ऐसी कहानी लगभग हर परिवार में देखने को मिलती है, हर समाज में देखने को मिलती है। हर गाँव में ऐसे परिवार रहते हैं जो अपने गाँव को छोड़कर किसी खास चीज़ों की उपलब्धि के लिए किसी दूसरे जगह जाके बस जाते हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा, रोजी रोटी, रोजगार के लिए हो, बिजनेस, व्यापार या किसी भी चीज़ के लिए हो। वो अपना स्थान जब छोड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाने को विवश होते हैं, भले जो भी कारण हो, तो इसी स्थिति को हम प्रवास कहते हैं। अब राम बाबू की कहानी सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि भोजपुर जिला से निकला हुआ राम बाबू प्रवास की ही वजह से वो भिलाई पहुंचा। भिलाई से भी उसके बच्चे कोई कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई पहुंच गया, उसकी बेटी यहाँ अमेरिका तक पहुंच गई। तो ये प्रवास ही है। प्रवास का मतलब ही होता है
कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाता है अथवा दूसरे स्थान को छोड़कर तीसरे स्थान को जाता है या कहीं से आता है, एक स्थान छोड़ के या दूसरे स्थान को छोड़ के किसी दूसरे जगह जाता है, अर्थात प्रवास का मतलब ही होता है विस्थापित होना। विस्थापित होना भले वो आए अथवा जाए, एक जगह से उठकर किसी दूसरे जगह जाना भी प्रवास है और दूसरे जगह से उठकर किसी पहले जगह आना भी प्रवास है। अर्थात विस्थापित होना, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाना, उनके निवास स्थान में परिवर्तन हो जाना ही प्रवास कहलाता है। अब यह प्रवास विभिन्न कारणों की वजह से होता है। आगे भी हम देखेंगे इस टॉपिक में प्रवास के क्या क्या कारण हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को इस राम बाबू की कहानी से कि राम बाबू की कहानी में आपने प्रवास के बारे में जो समझा, अब उम्मीद है प्रवास किसे कहते हैं, किन वजहों से होता है, कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये तो आपका परिचय था प्रवास के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं प्रवास का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है। तो प्रवास का अर्थ भी आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि एक जगह से दूसरे जगह आने अथवा जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रवास कहते हैं। इसे विस्थापन भी कह सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक या तो कोई व्यक्ति विस्थापित हो जाए आने के क्रम में या जाने के क्रम में, तो उसको प्रवास कहते हैं। जैसे आप मान लेते हैं अभी भले घर पर हैं या डेरे पर है, अब मैं नहीं जानता आप कहाँ हैं, कहाँ से रहकर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले लॉकडाउन के पहले जब क्लास आप करते थे मोतिहारी में, तो आपका गांव होता था किसी सुदूर क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में, आप मोतिहारी से 20-25 किलोमीटर दूर कहीं आपका घर होता था। वहाँ से आप मोतिहारी रसद सामग्री लेकर, रुपए पैसे लेकर यहाँ पढ़ने के लिए आप यहाँ नियुक्त कर दिए गए और यहाँ अपना डेरा डंडा खोज करके पढ़ाई शुरू कर दी। ये आपका एक प्रवास है। ये अल्पकालीन भी होता है, दीर्घकालीन भी होता है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे गांव में, परिवार में, हमारे आपके घर परिवार में, समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी कार्य करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता चला गया, तो वो भी प्रवास है। कोई व्यक्ति किसी अन्य कारणों से भी अगर अपना निवास स्थान छोड़ देता है, किसी दूसरे जगह चला जाता है, तो उसे भी हम प्रवास की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात प्रवास का क्या अर्थ है आपको समझ में आया होगा। अब आइए अर्थ के बारे में हम जानते हैं, प्रकार के बारे में। प्रकार किसे कहते हैं, यानी प्रवास के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं प्रवास के प्रकार। पहला तो होता है आंतरिक प्रवास और एक होता है दूसरा बाह्य प्रवास। आंतरिक प्रवास का मतलब होता है जब भारत के कोई भी नागरिक भारत में ही एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य तक अथवा एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक जाता है, तो इसको हम आंतरिक प्रवास कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भारत छोड़कर विदेश की धरती पर दूसरे मुल्क में जाकर के बस जाता है, तो उसको हम बाह्य प्रवास की संज्ञा देते हैं। आंतरिक प्रवास में भी होता है अंतर्राज्यीय प्रवास, राज्य आंतरिक अंतर्राज्यीय प्रवास, यानी बिहार के एक जिला से दूसरे जिला अगर चले गए तो उसको अंतर्राज्यीय प्रवास कहेंगे। बिहार से यूपी में चला गया, यूपी से भाई महाराष्ट्र में, गुजरात में चला गया, तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर में चला गया, तो इसको हम बाह्य अंतर्राज्यीय प्रवास कहेंगे। अर्थात प्रवास 2 तरह के होते हैं, एक भौगोलिक सीमा के अंदर और एक दूसरा होता है भौगोलिक सीमा के बाहर। अंदर को हम अंतः प्रवास कहते हैं और बाहर को हम बाह्य प्रवास कहते हैं। वो देश भी हो सकता है, वो भौगोलिक सीमा, राज्य भी हो सकता है, जिला भी हो सकता है अथवा एक गाँव भी हो सकता है। यहाँ मोटे तौर पर देश और राज्य की गणना की जाती है, जिला, प्रखंड, ब्लॉक, पंचायत की गणना नहीं की जाती है। तो प्रवास के अर्थ और प्रकार के बारे में हमने जाना। अब देखिए प्रवास का ये जो प्रकार, तो ये तो 2 मोटे तौर पर हो गया ये तो 2 मोटे तौर पर हो गया, एक अंतर्राष्ट्रीय, एक होता है अंतः प्रवास, एक होता है बाह्य प्रवास। ये 2 मोटे तौर पर हो गया। लेकिन इसके अलावा भी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रवास के कई प्रकार भी होते हैं, जैसे ग्रामीण, नगरीय, एक होता है। इसमें 4 प्रकार है। इस प्रकार में हम यहाँ चर्चा करते हैं सबसे पहले 4। सबसे पहला होता है क, दूसरा ख, तीसरा ग और चौथा होता है घ। तो क में क्या होता है, ग्रामीण से ग्रामीण।
एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं या गांव ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के किसी दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में जाके बस जाते हैं, तो इसको ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास कहते हैं। ये हो गया क, है ना, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण। दूसरा होता है ग्रामीण से नगर की तरफ चले गए, यदि गांव से नगर की तरफ, तो उसको ग्रामीण से नगर, नगरीय। अच्छा, ग होता है नगर से नगर की तरफ अगर चले गए, एक नगर से दूसरे नगर में शिफ्ट हो गए जाके, तो उसको हम नगरीय प्रवास कहते हैं, है ना, नगर, नगरीय से नगरीय, नगरीय। ये हो गया। चौथा होता है नगर से ग्रामीण, नगर से ग्रामीण। तो इस प्रकार आपने देखा प्रवास के ये दो मोटे तौर पर है, अंतः प्रवास, एक बाह्य प्रवास। और उसके अलावा ये अंतः और बाह्य प्रवास में भी दोनों में चार चार भेद आपको देखने को मिलेगा। गांव से गांव में प्रवास होता है, ये पहला हो गया। गांव से नगरों की तरफ प्रवास दूसरा हो गया। नगरों से नगरों की तरफ प्रवास, एक नगर से दूसरे नगर तक, ये तीसरा हो गया। नगर से गांव की तरफ जो प्रवास होता है उसको गांव नगर के आधार पर ये चार प्रकार से बांटा गया है। तो प्रवास की ये अर्थ और प्रकार आपने समझ गए। अब आइए हम लोग जानते हैं प्रवास की धाराओं के बारे में। इससे पहले हम थोड़ा सा ये भी जान लें कि जो प्रवास है ये इसके बारे में। सबसे पहले भारत में जो जनगणना हुई थी, सबसे पहली जो जनगणना, इसके बारे में हमने पहले की वीडियो में बता रखा है, यहाँ फिर से उस बात को हम दोहरा रहे हैं। आप में से कोई यदि इसको नहीं सुने होंगे तो दोबारा सुन ले, अथवा सुन चुके हैं, देख चुके हैं तो पुनः रिवाइज कर लें। सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारे देश में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1872 ईस्वी में हुई थी। उस समय हमारे देश के जो वायसराय थे, लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में सबसे पहले हमारे देश में जनगणना की शुरुआत हुई थी। यह जनगणना की पहली शुरुआत हुई थी, लेकिन यहाँ से संचालित नियमित रूप से नहीं हुआ था। यह मात्र शुरुआत था, यह शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछा जाता है। मेनली देखा जाता है कि जनगणना की सही संचालित जनगणना जो होती है, जो नियमित जनगणना जहाँ से शुरू हुआ, वह साल था 1881। 1881 ईस्वी से हमारे देश में जनगणना एकदम नियमित रूप से संचालित की जाती है और प्रति 10 वर्ष पर यह जनगणना होती है। उस समय हमारे देश के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के नेतृत्व में हमारे देश में 1881 से जनगणना की शुरुआत हुई। तो ये और प्रति 10 वर्ष पर जनगणना होती है, 1881 से 1891 में। उसके बाद में 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 51, 1961, 1971, 1981, उसके बाद 1991, उसके बाद 2001, 2011। अब जो है आने वाले रिसेंटली जो समय नज़दीक आ गया, आसन है जो ईयर, वह है 2021। तो 2021 में जनगणना होना है। तो सबसे पहले इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। सबसे पहला तो ये कि 1921 का वो वर्ष है जिसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण काल कहते हैं। ये हर 10 वर्ष पर अगर किसी देश की, राज्य की या किसी स्थान की जब जनगणना की जाती है तो निश्चित तौर से उसकी जनगणना में वृद्धि होगी। ये तो हर कोई जानता है। 10 वर्ष में भाई जनगणना रुका थोड़े रहेगा, बढ़ेगा। तो प्रति 10 वर्ष पर जनगणना में एक निश्चित जो है कि वृद्धि होती आई है 1881 से लेकर के अब तक। लेकिन एक दशक ऐसा था, एक ईयर ऐसा था जनगणना का जो कि 1921 है, उसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय उसकी कमी हो गई और यह कमी आंकी गई। क्यों कमी आंकी गई, इसके पीछे बताया जाता है कि 1821 का वो दशक जो था बहुत ही परेशानियों वाला था। प्रथम विश्व युद्ध से लोग निजात पाए हुए थे, बड़े पैमाने पर जन धन की हानि हुई थी पूरे विश्व लेवल पर। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश में क्या परेशानी हुई थी कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, जिसके वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। सूखा पड़ा, आर्थिक महामंदी आ गई थी, लोग परेशान हुए थे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके वजह से जनसंख्या में कमी आंकी गई और यह 1921 ईस्वी में जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटा था। तो
तो ये जो है संक्रमण काल का समय है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अक्सर एसएससी में बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा है कि किस काल को संक्रमण काल कहा जाता है, तो 1921 में, क्योंकि उस समय जनसंख्या घट गई थी। अब दूसरा जो चीज जाना है, ये तो पहला चीज हो गया। अब दूसरा चीज जो जनगणना के आधार पर जानना है वो ये कि जनगणना पहले शुरू से लेकर के 1981 तक मात्र ये दो आधार पर होता है, जन्म दर और मृत्यु दर। क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि कब होती है? जब जन्म दर अधिक होता है, मृत्यु दर कम होती है, तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। लेकिन जन्म दर जब कम रहेगा और मृत्यु दर अधिक रहेगा तो जनसंख्या में कमी देखी जाएगी। तो इसी आधार पर जनसंख्या का वृद्धि देखा गया है इतने वर्षों तक। लेकिन 1981 में क्या हुआ? 1981 में हमारे जनगणना करने वाले जो पदाधिकारी है, जो राष्ट्रीय लेवल, उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया। बदलाव क्या किया? जनसंख्या का जो गणना का आधार था केवल जन्म दर और मृत्यु दर, इसमें एक और नया चीज जोड़ा गया टॉपिक, जिसका नाम है प्रवास। और इसी प्रवास के ऊपर हम लोग का आज का चैप्टर बेस्ड है। तो 1981 के बाद से ही जनगणना का जो है प्रसार या उसकी गणना हम प्रवास के आधार पर करते हैं। इससे पहले जनगणना का गणना जो होता था आधार, वो जन्म दर और मृत्यु दर होता था। प्रवास की चर्चा कहीं भी नहीं होती थी 1981 से पहले। लेकिन 1981 के बाद से जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये तीनों चीज़ों पर गणना होने लगी। क्योंकि प्रवास एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि किसी भी स्थान की जनसंख्या क्या वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 है, मान लेते हैं वहाँ से 5,000 व्यक्ति प्रवास करके किसी दूसरे जगह चले गए। जैसे कि राम बाबू को देखिए कि भोजपुर अपना स्थान छोड़कर, पैतृक स्थान छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाके विस्थापित हो गया, रहने लगा। तो अब इसमें दो चीज़ें निकल के सामने आती है। पहली तो वह जो स्थान छोड़ता है तो वहाँ की जनसंख्या प्रभावित हुई, कम हुई, और जहाँ वो जाता है वो पहले की जनसंख्या में उतना जनसंख्या वो ऐड हो गया, जुड़ गया, तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई, तो वहाँ का भी प्रभावित हुआ। मतलब जहाँ से निकल रहा है वहाँ का भी प्रभावित, और जहाँ जा कर के जुड़ रहा है वहाँ का भी जनसंख्या प्रभावित। तो जनसंख्या को ये दो तरह से, दो दृष्टि से प्रभावित कर रहा है। इसलिए हमारे अर्थशास्त्रियों ने, जनगणना पदाधिकारियों ने 1981 के बाद प्रवास के आधार पर जनगणना करने का खाका जो है जोड़ दिया, और तब से प्रवास के आधार पर भी जनगणना होती है। अब आइए हम प्रवास के आधार पर बताते हैं कि प्रवास भी हमारे जनगणना को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। क्या प्रभावित किया, आपको जानकर हैरानी होगी। जैसे कि अब पहले बता दें हम आपको जन्म दर क्या है। जन्म दर के बारे में पहले भी हम बताए थे, पहले चैप्टर में भी, और वो वाला वीडियो आप देखेंगे, इसका पहला ज्योग्राफी का पहला वीडियो, तो उसमें पता चल जाएगा। ऐसे शर्मा आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब पर प्ले लिस्ट बना हुआ है। भूगोल अगर पढ़ना हो तो भूगोल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री के प्ले लिस्ट में चले जाइए, हिंदी पढ़ना है तो हिंदी के प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा हिंदी का वीडियो एक जगह है। अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ना है तो साइकोलॉजी का वीडियो पूरा एक जगह है। तो इस तरह प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप ज्योग्राफी के प्ले लिस्ट में जाएंगे और पहले चैप्टर वाला जो वीडियो है उसको प्ले करेंगे तो पहला चैप्टर आपको प्राप्त हो जाएगा, ये दूसरा है। इसके बाद फिर तीसरा, चौथा जो भी ज्योग्राफी का होगा वो सब एक जगह होगा, हिस्ट्री के सभी जो एक जगह होंगे। तो प्ले लिस्ट का भी आप लोग उपयोग करें, ये आप ही की सुविधा के लिए बनाया गया है। हाँ, तो छात्रों आगे हम बात करते हैं जन्म दर के बारे में। जन्म दर के बारे में हम आपको बता दें कि जन्म दर किसे कहते हैं। तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को उस क्षेत्र का हम जन्म दर कहते हैं। 100 व्यक्ति पर नहीं, याद रखना है 1000 व्यक्ति पर जो नए जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं, बच्चे शिशु होते हैं, उनकी संख्या जो होती है उस क्षेत्र की जन्म दर कहलाती है। ठीक है। मृत्यु दर भी उसी तरह 1000 व्यक्तियों पर मृत हुए व्यक्तियों की कुल संख्या को या उसके कुल दर को हम मृत्यु दर कहते हैं। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में हमने बताया। प्रवास के बारे में हम आपको बता दें कि प्रवास भी जनसंख्या को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। जैसा कि वह जहाँ से जाता है वहाँ भी प्रभावित होता है, जहाँ जा कर के जुड़ता है वहाँ भी जनसंख्या प्रभावित होता है। और हमारा देश का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो भारत के दो टुकड़े बन गए थे, भारत और पाकिस्तान। भारत में अधिकांश जो लोग रह गए और कुछ लोग जो है पाकिस्तान चले गए।
जिसके तो यहाँ की जनसंख्या प्रभावित हुई 1947 में पहली बार बड़े पैमाने पर जब देश का बंटवारा हुआ। उसके बाद जो उसके बाद भी प्रभावित होने लगा प्रवास की वजह से, क्योंकि जो पड़ोसी देश के जो लोग थे जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सारे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे एकदम पास के जो देश है पड़ोसी देश, 7 पड़ोसी देश हमारे हैं जो स्थलीय सीमा से अटैच है, और 2 देश ऐसे हैं जिनका हमारा सीमा जलीय सीमा लगता है। तो कुल मिलाकर 9 देश हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमसे एकदम संपर्क में है ना। तो ये सारे देशों से बहुत सारे लोग हमारे देश में आए। लगभग एक आंकड़ा है, आपको हम बता दें कि 2001 में जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना के अनुसार हमारे भारत की कुल आबादी 102 करोड़ के आसपास है। मोटा मोटी मान लीजिए, कुछ लाख भी है, लेकिन हम यहाँ 102 करोड़ ही लेते हैं। तो 2001 के अनुसार हमारे देश की आबादी 102 करोड़ थी, और इसका 30% मान लेते हैं, लगभग कितना हो जाएगा, 30.7 का मतलब हुआ 30 लाख, है ना, 70,000 लोग, लगभग इतने लोग जो हैं 30% यानी 30 लाख से प्लस लोग प्रवासी भारतीय थे, प्रवासी लोग थे, जो कि हमारे अगल बगल के पड़ोसी देशों से चल करके हमारे देश में आए थे। अब आप जरा सोचिए कि 30 लाख हमारी आबादी एक बैग बढ़ गई, किस वजह से, प्रवास की वजह से। किस वजह से, प्रवास। तो प्रवास कोई छोटा मोटा कारण नहीं है। जनसंख्या की जनगणना करने में सबसे बृहत और सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत पैमाना है प्रवास। इसलिए प्रवास को एक अलग चैप्टर बनाया गया है जनसंख्या और भूगोल के अंतर्गत। तो इस प्रवास को बढ़िया से समझिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रवास की गणना छात्रों 2 आधार पर होती है, एक जन्म स्थान और मृत्यु स्थान के आधार पर। जन्म स्थान के आधार पर कैसे की जाती है, जब जनगणना पदाधिकारी जब आते हैं गणना करने प्रति 10 वर्ष पर, तो उस व्यक्ति की गणना जन्म के आधार पर प्रवासी के रूप में कैसे तय की जाती है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म जिस स्थान पर हुआ है और उसी स्थान पर उसकी गणना अगर हो रही है, तो वो जो है प्रवासी नहीं है। उसकी जन्म कहीं और हुआ था और वो अभी वर्तमान में कहीं और उसकी गणना हो रही है जनसंख्या के अंतर्गत, तो ये प्रवासी का पहला आधार हुआ। ये जन्म स्थान के आधार पर हुआ। दूसरा होता है मृत्यु। किसी व्यक्ति कोई निवास के आधार पर, मृत्यु नहीं, निवास के आधार पर, पहले उसका निवास कहीं और था, आज उसका निवास कहीं और है, तो वो प्रवासी की श्रेणी में आएगा। अगर कोई व्यक्ति का स्थायी निवास है तो प्रवासी नहीं रहेगा। तो इस जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति का प्रवास की हम सेटिंग करते हैं। और तो जन्म दर, मृत्यु दर के अलावा प्रवास के बारे में हमने जाना कि ये 3 जनसंख्या को प्रभावित करती हैं, और जनसंख्या के लिए ये 3 चीज़ों की आवश्यकता है। तो प्रवास अर्थ और प्रकार समझ में आ गया होगा। अब आए हम लोग जानते हैं प्रवास की धाराएं। प्रवास की धाराओं के बारे में भी हमने बताया कि कोई धारा में किस तरह है ना। तो इसके प्रकार तो हमने बताया कि यह अंतः प्रवास, बाह्य प्रवास 2 तरह से होते हैं। और ये प्रवास की जो अंतः प्रवास है वो भी कई धाराओं में बटी हुई है, बाह्य प्रवास भी कई धाराओं में बटी हुई है। जैसे कि यहाँ धाराओं का ही हमने जिक्र किया कि ये 4 धाराएं हैं। प्रवास की कितनी धाराएं हैं, 4 धाराएं हैं। 4 धाराएं हैं। पहली धारा क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ है। पहला जो है ग्रामीण से ग्रामीण, गांव से गांव में जाकर बसता है, ये प्रवास की पहली धारा हुई। अगर कोई व्यक्ति गांव से नगर की तरफ जाकर के प्रवासित हो जाता है, बैठ जाता है, तो उसको हम प्रवास की द्वितीय धारा कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति नगर से नगर की तरफ जाकर के प्रवासित हो जाता है, बस जाता है, तो उसको हम प्रवास की धारा नंबर 3 कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति नगर से गांव की तरफ मूव करता है, हालांकि इसका प्रतिशत बहुत कम होता है, और गांव से नगर की तरह ये प्रतिशत बहुत अधिक होता है, तो ये कुल मिलाकर के 4 धाराएं हैं प्रवास की। इसके आधार पर लोग बसते हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे प्रवासी लोग आए हैं जो पड़ोसी देशों से चल करके हमारे देश में आए हैं। उनकी संख्या हमने आपको बताया 30%, हमारी कुल आबादी का 30%, यानी लगभग 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है हमारे देश में अन्य अन्य देशों से आकर के बसे हैं।
किसी देश से 50 लाख है, किसी देश से 10 लाख है, किसी देश से 20 लाख है। इस तरह करके अलग अलग समयों में ये सारे लोग आए हुए हैं, जिनकी गणना करने के बाद ये 30% कुल आबादी का हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे ही देश में अन्य सारे देशों से लोग हमारे देश में आकर के बसे हैं। ऐसी भी गणना है कि हमारे देश से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विभिन्न देशों में बसे हैं, है ना। विभिन्न देशों का मतलब पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, अलग अलग देशों में, बहुत सारे देशों में भारतीय लोग जाकर के बस गए हैं, है ना। जैसे कि कोई अमेरिका में है, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, जापान, बहुत सारे। जैसे कि आप देखते होइएगा कि मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं तो बहुत बड़े प्रोग्राम में, जैसे अभी हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था, जिसमें दिखाया गया कि 50,000 से भी ज़्यादा वहाँ इंडियन लोग मौजूद थे, है ना। लाखों में संख्या थी। किसी ब्रिटेन में बताया जाता है 2 लाख इंडियन है, किसी देश में कहीं। तो ये सारे लोग जो भारत से चलकर अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, तो इसका भी अपना एक आंकड़ा है कि लगभग 2 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो विश्व के अलग अलग देशों में 110 देशों में जाकर बसे हुए हैं, प्रवास की तरह जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। तो 2 करोड़ आबादी अलग अलग 110 देशों में निवास कर रही है। ये वैसे भारतीय हैं जो भारत देश से बाहर जाकर के रह रहे हैं, तो ये भी प्रवास का उदाहरण है। और ये 30%, कुल आबादी का 30% यानी 30 लाख लोग ऐसे हैं, लगभग मान लेते हैं, 2001 का जनगणना का आंकड़ा है। अभी 11 के बाद 21 तो कुछ आंकड़ा अलग हो जाएगा, हम 2001 की बात कर रहे हैं कि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग देशों से आकर हमारे देश में बसे हुए हैं। तो ये भी एक प्रवास का उदाहरण है। तो इस तरह प्रवास के हमने दोनों उदाहरणों को देखा। अब आइए हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अलग अलग देशों से किस देश से कितना आया हुआ है। इसका जब बुक आप लोग पढ़ेंगे तो उस बुक में बजाबते दिखाया गया है, टंडा लेख के द्वारा भी बताया गया है किस देश से कितने भारतीय आए हैं, किस देश में भारतीय कहाँ से कितने गए हैं। ये सब का विस्तृत वर्णन है। यहाँ तो हम केवल बता दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन आप बुक जब पढ़ेंगे तो उसे आप देख सकते हैं। आपको हम बता दें कि 50 लाख व्यक्ति में, यहाँ एक बात हम आपको बताए थे कि ये जो 30 करोड़ आबादी है, ये शुरू से लेके अब तक जितने भी लोग प्रवास के रूप में आए हैं उनकी यह संख्या है। 2001 की बात करते हैं कि केवल 2001 में भारत में आने वाले, पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 50 लाख है। लगभग 50 लाख है, 2001 की जनगणना बताता है हमें। तो उस 50 लाख व्यक्तियों में कितने लाख किस देश से आए हैं हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश से सबसे व्यक्ति आए, जो बांग्लादेशी शरणार्थी के नाम से जाने जाते हैं। कुछ अवैध रूप से भी आए, कुछ वैध भी आए, और भी बहुत सारे। तो ये 30 लाख इनकी संख्या है। पाकिस्तान से 9 लाख लोग आए, जो भारत में बाद में 2001 की जनगणना का स्टेटमेंट है। नेपाल से 5 लाख लोग आए, तो 30, 9, 39 और 5 कितना हो गया, 44 लाख। 44 लाख ये है। और बाकी जो 6 लाख लोग ऐसे हैं 50 लाख में, बाकी शेष जो कि अलग अलग देशों से, ईरान, इराक, है ना, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, यानी ये सब देशों से मिला करके 6 लाख लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में अलग अलग समयों में आए। तो ये आपको एक प्रवास की धाराओं का ही प्रकार हमने आपको बताया। अब आइए जानते हैं प्रवास में स्थानिक विविधता। ये प्रवास का जो धारा तो समझ में आ गया। प्रवास में स्थानिक विविधता बहुत अलग अलग है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ हर राज्य के में समान स्थिति है प्रवास का। निश्चित संख्या बिहार से भी उतनी ही संख्या, यूपी से उतनी ही संख्या महाराष्ट्र से ही गई है या आई, ऐसी बात नहीं है। प्रवास की स्थिति जो है स्थान विशेष के आधार पर, काल विशेष के आधार पर बहुत वैरी करता है। जैसे स्थान विशेष पर किसी राज्य से ज़्यादा प्रवासी किसी दूसरे जगह गए हैं, किसी राज्य से बहुत कम गए हैं, तो ये स्थानिक विविधता आ गई। इसको हम स्थानिक विभिन्नता कहते हैं। और ये काल विभिन्नता भी है, यानी एक निश्चित समय में किसी ईयर में कम लोग गए हैं, किसी ईयर में ज़्यादा लोग गए हैं। तो ये काल और देश स्थान के आधार पर विविध पूर्ण है।
है ना। हम आपको एक दो आंकड़ा देते हैं जो आपको समझ में आएगा। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा जैसे जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। जैसे बिहार यूपी के लोगों को देखेंगे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत अलग अलग जगहों पर काम के लिए, रोजगार की तलाश में या विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लिए या विभिन्न कारणों से एक अपना राज्य, गृह राज्य छोड़कर अन्य राज्यों में जाके बस जाते हैं। तो बिहार यूपी से प्रवासित होने वाले, निकलने वाले लोगों की संख्या पूरे देश में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा यूपी की है, 26 लाख है, और दूसरे नंबर पर बिहार है जहां 17 लाख है। तो बिहार से 17 लाख तो प्रवास की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि यूपी में 26 लाख है। और ये जाके कहाँ बसते हैं, तो वैसे जगह जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये सब जो बड़े बड़े राज्य, डेवलप राज्य के माने जाते हैं या कुछ विकसित हैं इनके मुकाबले, तो इन सभी राज्यों में जाके ये लोग बसते हैं। अच्छा, तो ये चीजें हैं। अब आगे आपको बताते हैं कि नगरीय आधार पर आप जब देखें, नगर के आधार पर, ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि पटना भी एक नगर है, मुंबई भी एक नगर है, तो पटना में भी दूर से आकर के बसने वाले लोगों की संख्या मुंबई में बसने वाले लोगों की संख्या के बराबर है, ऐसी बात नहीं है। पटना में कम लोग हैं और मुंबई में ज़्यादा लोग आकर के बाहर से बसते हैं। तो ये नगरीय विभिन्नता है। तो हमारे देश में जो प्रवास नगरों की तरफ करते हैं उनमें मुंबई सबसे नंबर 1 है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये चेन्नई, ये सब जो बड़े बड़े शहर हैं, है ना, तो यहाँ नगरीय प्रवास सर्वाधिक होती है, और बाकी सब जो नगर हैं वहाँ कम प्रवासित होते हैं। तो ये तो हमने बता दिए प्रवास में स्थानिक विविधता, नगरों के आधार पर, राज्यों के आधार पर हमने आपको बता दी। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं आगे प्रवास के कारण। ये क्या वजह है कि लोग प्रवास कर जाते हैं, बस अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइए, आप जरा सोचिए वो कौन कौन से कारण हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, प्रवास के क्या कारण हैं आप लिखिए कॉपी पर और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ऐसे कमेंट कीजिए। ऐसे जरूरी नहीं है कि हम प्रवास के जो जो कारण यहाँ बता रहे हैं बस वही कारण हो सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आप अपने से भी क्वेश्चन राइज कर सकते हैं प्रवास के कारण के तहत। तो आप करें, हमें बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ छात्रों हम आपको बता देते हैं प्रवास के 2 जो मुख्य कारण हैं, जो बड़े पैमाने पर जो मोटे मोटे कारण जो नजर आते हैं वो 2 कारण हैं। एक प्रतिकर्ष कारण जिसको इंग्लिश में पुश फैक्टर कहते हैं, और दूसरा है अपकर्ष कारण जिसको हम पुल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों कारण की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दें कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना गृह राज्य, अपना गृह नगर छोड़ करके किसी बड़े नगर में, किसी बड़े शहर में या किसी बड़े राज्य में दूसरे तरफ जाकर के बस जाता है। तो ये एक प्रवास का कारण समझ में आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहां आप रह रहे हैं या कोई व्यक्ति जहां रह रहे हैं वहां बहुत बड़ी आपदा आ गई या भीषण युद्ध हो गया या प्राकृतिक कोई वजहें घटित हो गई जिसके वजह से उन्हें वो जगह छोड़कर किसी सेफ जगह, दूसरे जगह जाने को मजबूर होना पड़ता है। तो ये भी एक कारण है प्रवास का। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई रोजी रोटी की तलाश में है, कोई शिक्षा की तलाश में, कोई व्यापार व्यवसाय चमकाने के लिए है, कोई जो है कि अच्छा जीवन यापन करने के लिए है। विभिन्न कारण हो सकते हैं जो एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह जाया जाता है। तो दूसरे जगह जाने का भी एक कारण हो सकता है, और जो जगह आप रह रहे हैं उस जगह को भी छोड़ना कारण हो सकता है। तो उसी को मिला करके यहाँ बताया गया प्रतिकर्ष कारण, अपकर्ष। पुश का मतलब होता है ठेलना, धक्का देना, पुश, है ना। पुश का मतलब होता है धक्का देना, है ना। पुश का मतलब होता है धक्का देना। वो कौन से कारण हैं जिसके वजह से हम जो जगह पर रह रहे हैं उस जगह को छोड़ने पर मजबूर है। जैसे हमारा ये उद्गम स्थान, जन्म स्थान, हम जहाँ रह रहे हैं ये निवास स्थान छुड़वाने के लिए मजबूर जिस कारण से हम होते हैं उस कारण को हम प्रतिकर्ष कारण कहते हैं, उसको पुश फैक्टर कहते हैं। माने हमको धक्का देके इस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये पुश फैक्टर हो गया। जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई आपदा आ जाए जहाँ आप रह रहे हैं तो वो जगह छोड़ने पर आप मजबूर होंगे,
होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं यहाँ बहुत बड़ी युद्ध की स्थिति हो गई, बहुत बड़ा सूखा पड़ गया, या मान लेते हैं बहुत कोई विशेष कारण पड़ गया जिसके वजह से यह जगह आपको न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, उस क्रम में आपको भी जाने की नौबत आ गई है, तो ये जगह न चाहते हुए भी आप छोड़ रहे हैं, तो वो जो कारण होते हैं जिसमें प्राकृतिक आपदा होती है या किसी अन्य कारण भी हो सकते हैं, उसको हम प्रतिकर्ष कारण की श्रेणी में रखते हैं, उसको इंग्लिश में पुश फैक्टर कहते हैं। अच्छा, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो आपको आकर्षित करता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े जो शहर हैं वो आपको किसी खास चीज़ों से आपको अपनी तरफ खींचेंगे। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, उस जगह को छोड़ने की स्थिति की वजह से आप मुंबई नहीं जा रहे हैं, बल्कि मुंबई आपको खींच रहा है किसी खास वजह से। अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है, अच्छे रोजगार हैं, उच्च सैलरी है, ऊंचा वेतन है, मतलब अच्छे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल हैं, काम की बहुत सारी अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं, और भी बहुत सारे जीवनों उपयोगी सुख सुविधाओं की वहाँ प्रचुरता है, जो कि गांव में आप या अथवा जहाँ रह रहे हैं वहाँ आपको मिल भी नहीं रहा है, जिसके वजह से आप जा रहे हैं उस चीज़ की को देख करके शौक से जा रहे हैं, यानी आप आकर्षित होकर के वहाँ जा रहे हैं, तो इस ऐसे कारण को हम अपकर्ष कारण कहते हैं। इंग्लिश में इसको पुल फैक्टर कहते हैं। पुल का मतलब होता है खींचना, यानी मुंबई, दिल्ली ये सब चकाचौंध आपको पुल कर रहा है, मतलब अपने तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो इसको हम पुल कारण, पुल फैक्टर कहते हैं। इसको हिंदी में अपकर्ष कारण कहते हैं। और प्रतिकर्ष कारण, जिस छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, त्याग रहे हैं, मजबूरी बस छोड़ रहे हैं, उसको पुश फैक्टर कर रहे हैं, माने धक्का दे के आपको समझिए कि छोड़ा रहा है। तो ये प्रतिकर्ष अपकर्ष हिंदी शब्द है, इसमें आदमी कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए इंग्लिश भी हमने लिख दिया है पुश पुल। जब किसी मॉल में या किसी दुकान में जब जाएंगे, शीशा का जो गेट लगा रहता है डोर, तो डोर पर एक तरफ लिखा रहेगा पुश। जैसे ही आप दुकान में प्रवेश करने जाएंगे तो हैंडल जैसे ही पकड़ेंगे वहां नीचे लिखा रहेगा पुश, मतलब पुश का मतलब आप धक्का दीजिए, अंदर जाइए, ठीक है। अच्छा, जब दुकान से आप बाहर जब निकलते हैं तो जहां हैंडल करके आप खींचते हैं अपने की तरफ दरवाजा, तो वहां लिखा रहता है पुल। पुल मतलब खींच रहा है आपको, है ना, तो खींचिए अपने तरफ, जैसे दरवाजा खींचिएगा तो आप निकल जाइए। तो ये पुश पुल मतलब प्रतिकर्ष अपकर्ष। अगर उसी दरवाजे पर पुश को मिटा करके प्रतिकर्ष लिख दिया जाए, जहाँ पुल लिखा हुआ है उसको काट करके अपकर्ष लिख लिया जाए, तो पता चलेगा कोई व्यक्ति धक्का देने के बजाय खींच लेगा, खींचने के बजाय धक्का दे देगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पुश पुल जो है ज़्यादा प्रचलित शब्द है, और प्रतिकर्ष अपकर्ष थोड़ा सा हिंदी वर्ड है, थोड़ा कठिन लगता है, ऐसा कठिन है नहीं पढ़ने वालों के लिए। हर भारी चीज़ें आसान हो जाता है जब आप स्वाध्याय करते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं। तो चलिए, आज का क्लास यही रहा। ज्योग्राफी के बारे में हमने पढ़ा। भूगोल का किताब का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। पाठ का नाम है प्रवास, कारण और परिणाम। आज हमने प्रवास के अर्थ के बारे में जाना, इसके प्रकार के बारे में जाना, ये कितने धाराओं में बटी हुई है इसके बारे में जाना, प्रवास के कौन कौन से कारण हैं, प्रवास की गणना जनगणना में कब से की गई है, 1981 से, इसके बारे में हमने बताया। 1981 के पहले जनगणना में प्रवास की चर्चा भी नहीं होती थी, केवल जन्म दर, मृत्यु दर के आधार पर जनगणना होती थी। लेकिन 1981 के बाद जनगणना जो है कि प्रवास के आधार पर की जाने लगी, जो आज तक प्रचलित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जनगणना करने में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर प्रवास को देखा जाता है, इसके बारे में हमने जाना। अभी प्रवास के कौन कौन से कारण हैं ये भी हमने देखा। अगले क्लास में हम प्रवास के परिणाम, आर्थिक परिणाम क्या है, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक परिणाम के बारे में भी जानेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इस चैप्टर का अभी शेष रह गया है। एक दिन के लेक्चर में इतना बड़ा चैप्टर संभव नहीं हो पाता है, छोटे चैप्टर कोशिश करते हैं जल्दी से खींचे, लेकिन बड़ा चैप्टर कवर नहीं हो पाता है, इसलिए इस चैप्टर का शेष हिस्सा का दूसरा तीसरा लेक्चर आपको फिर नेक्स्ट वीडियोज के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। आप निरंतर हमारे वीडियो से जुड़े रहें, हमारे ग्रुप से जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन और अपडेट लेते रहें, ताकि आपको मोर अपडेट और मोर इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। और ध्यान लगाकर, मन लगा करके, दिल लगाकर घर पर अच्छा से स्टडी कीजिए, पढ़िए। जब भी कमी बेसी और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन प्रॉब्लम अगर कोई पूछना हो तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, ग्रुप में मैसेज करें, उसका तत्काल निदान हम आपको देने की प्रयास करेंगे।
और इस लॉकडाउन की अवधि में आप घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, लोगों को भी सेफ रखने के लिए उन्हें जागरूक करें। ये आपका दायित्व है। आप जो है कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं थोड़े दिनों के बाद, तो आपका दायित्व और बढ़ जाता है। आप घर परिवार में जो है कि एक्टिव मेंबर में आपका नाम लिया जाता है, इसलिए आपके कंधों पर दायित्व दोहरा है। आप भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रहने के लिए सलाह दें, सजेशन दें, उन्हें जागरूक करें। ये हमें उम्मीद है आप लोग जहाँ रहते होंगे इन कार्यों को करके आप खुश और संतुष्ट भी रहते होंगे। हम भी आपको इन अच्छे वीडियो बना करके आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रख रहे हैं। ये हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन इससे भी अच्छा तब और लगेगा जब इन वीडियो को आप लाइक शेयर करें, कमेंट करें, क्या कमी है वीडियो और इससे भी बेहतर कैसे हो सकता है उसके बारे में कोई सजेशन, कोई सलाह अगर दें तो हमें और अच्छा लगेगा। तो इसी आशाओं और अपेक्षाओं में पुनः आपका स्वागत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। घर पर रहें, सेफ रहें और क्लास का जो भी मटेरियल है देखते रहें, पढ़ते रहें, और बाकी चीज़ों के लिए आप हमसे किसी भी माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।